आप सभी का हमारे चैनल राजनीतिक साइंस पर स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 भारतीय संविधान में अधिकार पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने संविधान क्यों और कैसे चैप्टर 1 पढ़ा था। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जाकर पहली क्लास हमारी देख सकते हैं। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान में हमें दिए गए अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारतीय संविधान में अधिकार, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर संविधान अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देता है। जैसे कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है। सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है। इसका मतलब है कि नागरिकों को अपने मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। हमें हमारी बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें से एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो इस बात को एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। वह एग्जाम्पल है माचाल का, कि जब वो 23 वर्ष का था तब उसे जेल में डाल दिया गया और जब वो जेल से उसे रिहाई मिली तब वो 77 वर्ष का हो चुका था। मतलब 54 ईयर्स उसने अपनी लाइफ के जेल में बिता दिए। इन 54 ईयर्स में एक बार भी उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं हुई। तो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार यही कहता है कि हर व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता और उसके जीवन जीने का अधिकार है, यदि वो अपराधी भी हो। अगर एक इंसान अपराधी भी है, आरोपी भी है, तो उसे ये अधिकार है कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे, अपने पक्ष रखे, अपने मुद्दे रखे, अपनी बात बताए। ये स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार है। अब आगे देखते हैं कि अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं और इसका महत्व क्या है। लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों को कुछ अधिकार देते हैं। उन अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया जाता है, मतलब सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर दिया जाता है। ऐसे अधिकारों की सूची को हम क्या बोलते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र बोलते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस ये है, इसका महत्व ये है कि सरकार को नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ काम करने से या फिर उनका उल्लंघन करने से रोकता है। और अगर उल्लंघन हो जाता है सरकार द्वारा तो उसका उपचार भी सुनिश्चित करता है। मतलब कि अगर कोई सरकार ऐसा कानून या फिर ऐसा कोई लॉ पास कर दे जिससे हमारे अधिकारों का हनन हो रहा हो या फिर कहीं ना कहीं हमारे कुछ अधिकारों में कमी हो रही हो, तो उससे ठीक करने के लिए या यूँ कहें कि सरकार को एक बार दोबारा अपने फैसले पर सोचने के लिए यह हमें उपचार भी बताता है कि कैसे हम इसे करेक्ट कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल हमें हमारी बुक में भी दिया गया है। 1929 में भारत में एशियाई खेल हुए। उन एशियाई खेलों से पहले कुछ निर्माण कार्य कराने के लिए सरकार ने ठेकेदारों की सेवाएं लेनी थी, तो उन्होंने बड़ी संख्या में ठेकेदारों को बुलाया और उन्हें न्यूनतम बेगार देने का वादा किया। पर जब काम पूरा हो गया तो सरकार ने उन्हें उनकी न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी। जब उन्हें इस बात का पता चला कि जो मजदूरी उन्हें दी गई है वो न्यूनतम मजदूरी से भी कम है, तो उन्होंने न्यायपालिका में एक याचिका दायर की या फिर पिटीशन दी। और इस याचिका में को ये पता चला कि ये विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन भी हुआ है। तो सरकार को न्यायपालिका ने या फिर न्यायालय ने बोला कि सभी मजदूरों को उनकी तयशुदा मजदूरी, मतलब जितनी फिक्स्ड मजदूरी थी, जितना उन्होंने काम किया है उतनी मजदूरी उन्हें दे दी जाए। तो ये हम कह सकते हैं कि जब हमारे मौलिक अधिकारों का सरकार उल्लंघन करती है तो हमारे पास उपचार का अधिकार है। उपचार का अधिकार कैसे है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट न्यायपालिका हमें न्याय दिलाएगी। तो ये जो उपचार है ये हमें न्यायपालिका ही दिलाती है। इसीलिए जब अधिकारों का घोषणा पत्र इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सरकार को हमारे अधिकारों के खिलाफ काम करने से रोकता है, उनका उल्लंघन करने से भी रोकता है। और दूसरा, अगर उल्लंघन हो भी जाए तो हमें उपचार, उसको ठीक करने का तरीका भी बताता है। इसीलिए अधिकारों का घोषणा पत्र इम्पोर्टेंट है। आप सभी ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें और इन्हें पेपर में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कैसे आए। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान एक संविधान सभा ने बनाया और संविधान सभा के काम करने का तरीका कैसा था ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा में हर मुद्दे से निपटने के लिए कुछ समितियां बनाई गई थी। तो उनमें से एक समिति थी मोतीलाल नेहरू समिति, जिसने एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, जिसने मौलिक अधिकार हमारे संविधान में होने चाहिए ऐसी मांग उठाई थी। समिति का नाम आप सभी लोग याद कर लें। 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सी समिति ने संविधान में मौलिक अधिकारों की मांग उठाई थी, तो मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में उठाई थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। मतलब उन्हीं अधिकारों को मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे,
जो हर नागरिक की सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे, तय करते थे। मौलिक अधिकार इसीलिए भी इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है, और दूसरा कि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रावधान भी संविधान में पहले से ही किए गए हैं। वो इतने इम्पोर्टेंट है कि सरकार भी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। और हमारे संविधान में कुछ ऐसी कंडीशंस भी लिखी गई हैं जिनमें हम नागरिकों से हमारे मौलिक अधिकार छीन सकते हैं, या फिर कहें कि सरकार उन मौलिक अधिकारों को वापस ले सकती है। हमारा संविधान मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी खुद तय करता है। इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, कितने ज़रूरी हैं, तथा संविधान में उन्हें कितनी महत्वपूर्ण माना गया है। तो आगे देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। पर अगर कोई भी सरकार का अंग मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में से कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो किसी को भी ऐसा करने से रोकने की शक्ति हमारी न्यायपालिका के पास है। अगर कोई व्यक्ति या फिर सरकार का कोई अंग हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसको उपचार करने की, हमें न्याय दिलाने की शक्ति हमारे न्यायपालिका के पास है। और साथ ही कि संसद कानून बनाती है, पर अगर संसद कोई ऐसा कानून बना दे जिससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, या फिर उन पर प्रतिबंध लगता हो, या फिर उनमें कमी आती हो, तो ऐसे कानूनों को न्यायपालिका अवैध या फिर इलीगल घोषित कर सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मौलिक अधिकार निरंकुश हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है या फिर वो असीमित हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमें हमारे संविधान ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उनका क्या क्या प्रयोग है। हाँ, पर सरकार हमारे मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जब हमारे मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर सरकार हमारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे अगर कहीं पर दंगे फसाद हो जाते हैं तो हमसे हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, या फिर यूँ कहें कि एक जगह जुड़ जाने की, संगठन बनाने की स्वतंत्रता को हमसे छीन लिया जाता है। कुछ टाइम के लिए उसे प्रतिबंध यानी बैन कर दिया जाता है। अब हम जानेंगे कि समता का अधिकार क्या है। समता यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार है जो कि हमें दिया गया है। समानता का अधिकार यह है कि हाँ, सभी प्रकार के भेदभाव को समाज में से ख़त्म कर देना, ताकि किसी से भी कोई भेदभाव ना हो, ना उसकी जाति के धर्म, ना उसकी जाति के, ना धर्म के, ना लिंग के, ना जन्म स्थान के। इसके दो बेस्ट एग्जाम्पल हमारी बुक में दिए गए हैं। उन एग्जाम्पल से आप बेटर इस बात को समझ पाएंगे कि समानता का अधिकार हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और समानता हमारे लिए किस तरीके से मायने रखती है। पहले हमें दो दोस्तों का एग्जाम्पल दिया गया है, जिसमें से एक का नाम स्वदेश कुमार है। वो अपने गांव गया है और अपने दोस्त को अपने साथ लेकर गया है। वो दोनों एक चाय की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पे दुकानदार उसके दोस्त से उसकी जाति पूछता है, और जाति जानने के बाद उसे पता चलता है कि वो दलित है। इसीलिए वो स्वदेश को एक सुंदर कप में चाय ला कर देता है, और जो दूसरा फ्रेंड होता है उसे वह एक कूलर के कप में चाय ला कर देता है। तो ये तो है पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि टीवी चैनल है जिसमें समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्य हैं, जिनमें से 4 महिलाएं हैं। उन 4 महिलाओं को 45 ईयर्स की एज हो गई है, इसीलिए उन्हें समाचार पढ़ने से मना कर दिया गया है। पर उसी सेम एज के आदमियों को ये बोला गया है कि आप समाचार पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिंग के आधार पर उन महिलाओं के साथ असमानता की गई है। इसीलिए समानता का अधिकार ज़रूरी है। समानता का अधिकार हर प्रकार के भेदभाव को मिटाता है, सभी को एक समान धरातल पर जिंदगी जीने का मौका देता है कि कानून के समक्ष भी सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या फिर स्थान के क्यों ना हो। समानता का अधिकार रोजगार की अवसर की समानता देता है, छुआछूत का अंत करता है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में वर्णित हैं। तो संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों को रखा गया है। हमारा समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 16(4) में है, जहाँ पर हमें हमारे समानता के अधिकार का उल्लेख मिलता है। अब प्रस्तावना के बारे में 2 बातें हैं कि प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता यह है कि सभी को समान अवसर मिले अपने रोजगार कमाने का, अपनी शिक्षा ग्रहण करने का। समाज में इतनी सारी भिन्नताएं हों तो सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने नागरिकों को अवसर की समानता दे और उन्हें शिक्षा दे और कुछ ऐसी सुविधाएं जिनसे वे अपने अवसर की समानता को प्राप्त कर सके। आपने आरक्षण की नीति के बारे में भी सुना होगा, पर संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ ये कहता है कि आरक्षण की नीति समानता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अवसर की समानता को पूरा करने के लिए हमें आरक्षण की ज़रूरत है। जब संविधान बना था तो हमारे उस समय के समाज में काफ़ी तरह की विषमताएं थी। कुछ काफ़ी दलित लोग थे, कुछ काफ़ी दबे कुचले लोग थे जिन लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ऐसे में उन लोगों को समाज में शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए सरकार ने कुछ आरक्षण जैसी नीतियाँ रखी, ताकि वो लोग अपने अवसर की समानता को प्राप्त कर सके। इसीलिए
जब पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि क्या आरक्षण की नीति समानता के अधिकार का उल्लंघन है, तो हम इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं। आप इसे लिख ले, राइट कर ले, क्योंकि पेपर में ये पूछा जा सकता है कि क्या आरक्षण की नीति समानता के अधिकार का उल्लंघन है, तो उसमें आप साफ साफ ये लाइन लिख दीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार की तरफ, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अर्थ है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए हम प्रत्येक आदमी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके, इसे कहते हैं स्वतंत्रता। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक मौलिक अधिकारों में का वर्णन है। तो पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। स्वतंत्रता तो हमने जान लिया कि कैसे स्वतंत्रता। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमें आर्टिकल 19 में बताई गई। पहली स्वतंत्रता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कि हमें भाषण की स्वतंत्रता है, और दूसरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे सकते हैं। दूसरा है सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, कि हम कहीं पर भी सभा आयोजित कर सकते हैं और सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरी है समुदाय और संघ बनाने की स्वतंत्रता, कि कोई भी समुदाय अपना एक संघ बना सकता है। चौथी है भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कि हर नागरिक भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर जा सकता है और आ सकता है। आगे पांचवी स्वतंत्रता देखते हैं कि भारत की किसी भी भाग में अब आइए देखते हैं कि पांचवी स्वतंत्रता क्या है। पांचवी स्वतंत्रता कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने की, बस जाने की स्वतंत्रता। छठी के व्यापार, व्यवसाय और आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति कहीं पर भी जाके अपना बिजनेस कर सकता है और अपनी मनी अर्निंग कर सकता है। आर्टिकल 20 कहता है कि अपराध के लिए दोषी सिद्धि के संबंध में हमारे पास संरक्षण का अधिकार हमें आर्टिकल 20 देता है। आर्टिकल 21 बोलता है कि जीवन की रक्षा और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार हम सभी के पास होना चाहिए। जीवन के संरक्षण का अधिकार सबके पास होना चाहिए। आर्टिकल 22 बोलता है कि कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और सजा के संबंध में संरक्षण होना चाहिए। ये कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से मतलब है कि यदि कोई, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कई बार हमने देखा है कि किसी भी महिला को रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और स्पेशली अगर संडे और सैटरडे हों आगे के आने वाले 2 दिन, तो ऐसी गिरफ्तारी को टाला जा सकता है। अब आर्टिकल 19F बोलता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से एक था संपत्ति का अधिकार, जिसको बाद में संविधान में 44 संशोधन अधिनियम से 1978 में सरकार द्वारा हटा दिया गया। अब उसकी जगह कानूनी स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया है। आर्टिकल 19G बोलता है कि कोई भी पेशा चुनने, व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, पर इसको कुछ प्रतिबंध भी होते हैं। जैसे कुछ स्पेशल काम करने के लिए कुछ स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है, कुछ योग्यताएं चाहिए होती है, कि अगर आपको स्कूल खोलना है तो आपके पास बीएड की डिग्री ज़रूरी होनी चाहिए। तो इस दिशा में हम कुछ व्यवसाय को करने पर, कुछ व्यापार को करने पर हम प्रतिबंध भी लग जाता है। इस लाइन का कहने का मतलब यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ क्लास। आई होप कि आप सबको सभी टॉपिक्स क्लियर होंगे। अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आगे की क्लास में हम यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।